वेलकम बैक दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बायोमोक पर। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे भाई कार्बन और उसके यौगिकों के बारे में। 5वीं क्लास हमारी आज हो रही है, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे कुछ महत्वपूर्ण कार्बनिक यौगिकों के बारे में, ठीक है। एथेनॉल और एथेनोइक एसिड, ठीक है। हमारी पिछली 4 क्लासेज हो चुकी हैं। उन 4 क्लासेज में मैंने आपको इन कार्बनिक यौगिकों के बारे में अच्छे से पढ़ाया है, ठीक है। तो इस तरीके से चलते चलते आज हम 5वीं हमारी कार्बनिक यौगिकों की क्या हो रही है, क्लास हो रही है। तो आज हम पढ़ेंगे कुछ महत्वपूर्ण जो कार्बनिक यौगिक होते हैं। वैसे तो बहुत सारे कार्बनिक यौगिक होते हैं, लेकिन हमारे दैनिक जीवन में जो ज़्यादातर दैनिक जीवन में या हमारी उद्योग इंडस्ट्री में कारखानों में जो ज़्यादातर जो हमारी डेली लाइफ से जुड़े हुए होते हैं वो ज़्यादातर क्या होते हैं, एथेनॉल और एथेनोइक एसिड होते हैं। तो इन यौगिकों के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे, ठीक है भाई। एथेनॉल और एथेनोइक एसिड्स के बारे में, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे एथेनॉल और एथेनोइक एसिड्स के बारे में, ठीक है। कुछ महत्वपूर्ण कार्बनिक यौगिक, सम इम्पोर्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, सम इम्पोर्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है। कुछ महत्वपूर्ण कार्बनिक यौगिक, उनमें आता है सबसे पहला आपका एथेनॉल, एथेनॉल, ठीक है। जिसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, CH3CH2OH, ठीक है। इसे हम ज़्यादातर क्या बोलते हैं, एल्कोहल, क्या बोलते हैं भाई, एल्कोहल, जो हमारे दैनिक जीवन में जो काम में आता है, ठीक है भाई। एथेनॉल के अब हम गुणधर्मों के बारे में पढ़ेंगे। एथेनॉल के क्या गुणधर्म होते हैं, क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक है। देखिए एथेनॉल क्या है, कार्बनिक यौगिक है जो कि सामान्य जो कमरे के ताप पर, सामान्य कमरे के ताप पर यानी रूम टेम्परेचर पर ये द्रव अवस्था में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है भाई, लिक्विड फॉर्म में ये पाया जाता है, ठीक है। इसका जो गलनांक और क्वथनांक क्या होता है, इसका जो गलनांक मेल्टिंग पॉइंट होता है एमपी होता है इसका 156 केल्विन, और इसका जो बीपी होता है, बीपी यानी कि बॉइलिंग पॉइंट, नॉट ब्लड प्रेशर, ठीक है। इसको ब्लड प्रेशर में समझ लेना भाई। ये है आपका बॉइलिंग पॉइंट्स यानी कि क्वथनांक बिंदु, जो कि इसका कितना होता है, 351 केल्विन होता है, ठीक है। सामान्य जानकारी क्या है इसके बारे में, जो आपका जो एथेनॉल होता है जिसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है, आणविक सूत्र क्या होता है, CH3CH2OH, जिसे हम सामान्य भाषा में एल्कोहल या एथेनॉल कहते हैं। इसके जो गुणधर्मों के अगर बारे में बात करें, जो सामान्य ताप पर, सामान्य रूम टेम्परेचर पर द्रवावस्था में पाया जाता है। इसका जो गलनांक होता है 156 केल्विन होता है, और इसका जो क्वथनांक होता है वो 351 केल्विन होता है, ठीक है भाई। यही महत्वपूर्ण एल्कोहली पेय पदार्थ है। क्या है, एल्कोहली पेय पदार्थ, एल्कोहली, जितने भी एल्कोहल जो ड्रिंक वगैरह, जो वाइन्स वगैरह होती है ना, उनमें ये जो नशे का कारण होता है वो क्या होता है, एथिल एल्कोहल होता है। क्या होता है भाई, एथिल एल्कोहल होता है, जिसका सूत्र होता है C2H5OH या CH3CH2OH। जितने भी आपकी जो शराब वगैरह होती हैं, बियर्स वगैरह, वाइन्स वगैरह होती हैं, उनमें जो नशा, जिसके कारण व्यक्ति को नशा होता है, तो उसमें क्या होता है, ये होता है एथेनॉल, यानी एल्कोहलिक पेय पदार्थ के रूप में इसका हम क्या करते हैं भाई, इसका उपयोग करते हैं। इसका उपयोग हम विलायक के रूप में भी किया जाता है। इसके अतिरिक्त इसका उपयोग किसके रूप में करते हैं, विलायक यानी कि सॉल्वेंट्स के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है भाई। ये बहुत अच्छा विलायक भी है। जैसे जल हमारा विलायक है, जल हमारा क्या है, यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, ठीक है। उसी प्रकार से हमारा जो एल्कोहल है वो भी एक विलायक के रूप में यानी सॉल्वेंट्स के रूप में इसको हम काम में लेते हैं। और इसके बारे में क्या जानकारी है भाई, ये कि जो आपका जो एथेनॉल होता है, एथेनॉल क्या है, एक अच्छा विलायक भी है। एथेनॉल एक अच्छा विलायक यानी गुड सॉल्वेंट। एथेनॉल इज ए गुड सॉल्वेंट, ठीक है।
जैसे कि हमारा जो वाटर होता है, हमारा जो जल होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं यूनिवर्सल सॉल्वेंट एंड सार्वत्रिक विलायक कहते हैं। इसी प्रकार से एथेनॉल सार्वत्रिक विलायक तो नहीं है, लेकिन एक अच्छा विलायक है, यानी गुड सॉल्वेंट है, यानी कि इसमें मिला करके हम बहुत सारे पदार्थ है हमारे जो दैनिक जीवन के जो पदार्थ हैं, हमारे उपयोग में आने वाले पदार्थ हैं, उनको हम बना सकते हैं। जैसे टिंचर आयोडीन है, टिंचर आयोडीन होती है, क्या होती है भाई, टिंचर आयोडीन, ठीक है। और जो कफ सिरप वगैरह होती है, ठीक है, जो कफ सिरप वगैरह आती है ना, जब खांसी वगैरह हो जाती है तो उसमें भी इसका क्या करते हैं भाई, कफ सिरप में भी क्या होता है, इसका उपयोग किया जाता है। टॉनिक औषधियों में इसका उपयोग किया जाता है, टॉनिक और औषधियों में, ठीक है। टॉनिक हो गई और औषधियाँ हो गई, उनमें भी क्या होता है, इस अल्कोहल का उपयोग किया जाता है, ठीक है। अल्कोहल को किसी भी, ठीक है, अल्कोहल को क्या बोलते हैं, अनुपात में हम जल में मिला करके इसको हम काम में ले सकते हैं। अल्कोहल को किसी भी अनुपात में हम जल में मिला करके इसको हम काम में ले सकते हैं। अल्कोहल सामान्यतः अल्कोहल पीना क्या है, पहले सही नहीं है, लेकिन हमारे जो दैनिक जीवन है उसमें अल्कोहल का उपयोग भी किया जाता है। शराब पीते हैं लोग, तो अल्कोहल दैनिक जीवन में क्या होता है, इसका उपयोग ज़्यादातर अब किया जा रहा है। तुम देखते हो रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड वगैरह पर लोग शराब पी करके पड़े रहते हैं, तो उनमें शराब में जो नशे का कारण क्या होता है, ये अल्कोहल होता है। कौन सा अल्कोहल, एथिल अल्कोहल, ठीक है। इसको हम क्या होता है, जो हमारी शराब वगैरह होती है उसमें बहुत ही तनु मात्रा में मिलाया जाता है, बहुत ही थोड़ी मात्रा में मिलाया जाता है। अगर परिशुद्ध अल्कोहल यानी शुद्ध अल्कोहल अगर किसी ने पी लिया तो उस व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। इसके अलावा क्या होता है भाई, मेथनॉल भी होता है। क्या होता है, मेथनॉल, मेथनॉल क्या होता है, एक जहरीला अल्कोहल होता है, ठीक है। तो हमारी जो फैक्ट्रीज वगैरह होती हैं, ठीक है, तो हमारे फैक्ट्री वगैरह होती हैं, उद्योग धंधे होते हैं, उसमें क्या होते हैं, अल्कोहल का उपयोग किया जाता है। हमारे जो बहुत सारे पदार्थ होते हैं उनको बनाने में अल्कोहल का उपयोग किया जाता है। इसलिए लोग उस अल्कोहल को ना पिए तो उसमें थोड़ा सा हम क्या मिला देते हैं, मेथनॉल, जिससे क्या होता है, वो अल्कोहल जहरीला हो जाता है, ठीक है। और उसमें रंजक मिला दिया जाता है। रंजक मिलाने से क्या होता है, उसका कलर क्या होता है, नीला हो जाता है। अब इसे हम बोलते हैं विकृत अल्कोहल। क्या बोलते हैं भाई, विकृत अल्कोहल। या तो इसमें क्या मिला देते हैं हम, मेथनॉल मिला देते हैं। मेथनॉल क्या होता है भाई, जहरीला होता है, जिससे व्यक्ति उसको पीता नहीं। या फिर इसमें रंजक वगैरह मिला देते हैं, डाइज वगैरह मिला देते हैं, जिससे व्यक्ति इसको पीता नहीं है, ठीक है। इससे क्या होता है, इसकी प्रकृति विकृत हो जाती है, जिससे लोग इसको क्या है, पीते नहीं। अब आती है एथेनॉल की अभिक्रिया। क्या आती है एथेनॉल की, ये तो हमने एथेनॉल के बारे में पढ़ा कि एथेनॉल क्या होता है, एक रूम टेम्परेचर पाया जाने वाला एक द्रव होता है, जिसका गलनांक कितना होता है, 156 केल्विन, तथा क्वथनांक होता है आपका 351 केल्विन, ठीक है। और एथेनॉल का उपयोग एक अच्छे विलायक के रूप में हम काम में ले सकते हैं। इसके विलायक के रूप में उपयोग में लेने से टिंचर आयोडीन, कफ सिरप, टॉनिक या औषधियों में इसका उपयोग किया जा सकता है। हमारी जो वाइन्स वगैरह होती है बहुत ही तनु मात्रा में, बहुत ही थोड़ी मात्रा में इसको मिलाया जाता है। अगर प्रशुद्ध अवस्था में, शुद्ध अवस्था में अगर अल्कोहल कोई व्यक्ति पी लेता है तो उसकी मृत्यु हो सकती है, ठीक है। जो हमारे उद्योग धंधे वगैरह होते हैं, फैक्ट्रीज वगैरह होती हैं, तो उसमें क्या होता है, जो अल्कोहल क्या इसमें काम, अल्कोहल को उसमें काम नहीं लिया जाता है। कोई पदार्थ बनाना हो तो अल्कोहल का, जैसे कि टिंचर आयोडीन बनानी हो, कफ सिरप बनानी हो, टॉनिक औषधि बनानी हो, तो उसमें व्यक्ति काम कर रहे हैं, तो लोग क्या करेंगे, अगर प्योर, अगर सही अल्कोहल का अगर उसमें उपयोग किया जाएगा तो व्यक्ति उस अल्कोहल को पी लेंगे और वो नशे में काम करेंगे, जिससे उनकी मृत्यु भी हो सकती है, ठीक है। तो ज़्यादा मात्रा में भी अल्कोहल पी सकते हैं, वो फ्री का मिलेगा। फ्री का तो हमारे हिंदुस्तान में जहर भी खा जाते हैं लोग, ठीक है, तो फ्री की चीज़ें बहुत ही हमारे हिंदुस्तान में चाहते हैं लोग, ठीक है। तो टॉनिक वगैरह, औषधि वगैरह में इसका उपयोग करते हैं, तो इससे जो लेबर्स वगैरह हैं उसको नहीं पिए, इस अल्कोहल को नहीं पिए, तो इसमें थोड़ी सी मात्रा में मेथनॉल मिला दिया जाता है, या फिर इसमें रंजक वगैरह मिला दिए जाते हैं, जिससे इसका रंग कैसा हो जाता है, नीला। अब ये क्या हो जाता है, विकृत अल्कोहल कहलाता है। क्या कहलाता है भाई, विकृत अल्कोहल कहलाता है। अब हम पढ़ेंगे एथेनॉल की अभिक्रियाएं। एथेनॉल की अभिक्रियाओं के बारे में हम पढ़ेंगे। एथेनॉल की अभिक्रियाएं, एथेनॉल की अभिक्रियाएं, रिएक्शंस ऑफ एथेनॉल। देखिए वो एथेनॉल क्या होता है, एथेनॉल भी क्या करता है, एथेनॉल में अब इसके पढ़ते हैं सोडियम के साथ अभिक्रिया।
सोडियम के साथ अभिक्रिया, ठीक है, सोडियम के साथ अभिक्रिया, एथेनॉल की सोडियम के साथ अभिक्रिया। देखिए एथेनॉल क्या करता है सोडियम के साथ अभिक्रिया, अगर मान के चलो हम लेते हैं यहाँ पर CH3 CH2 और OH, ठीक है, इसकी अभिक्रिया हम कराते हैं इसके साथ, सोडियम के साथ। तो सोडियम के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाएगा ये भाई, ये बनाता है आपका सोडियम एथॉक्साइड। क्या बनाता है आपका, सोडियम एथॉक्साइड बनाता है, ठीक है, और इसमें से हाइड्रोजन गैस इसमें से बाहर निकलती है, ठीक है। तो एथेनॉल जो होता है, एथेनॉल के रूप में हमने लिया है यहाँ पर एथेनॉल लिया है, ठीक है, CH3 CH2 OH, इसके हमने दो अणु इसमें काम में लिए हैं और इसको हमने लिया है सोडियम के साथ अभिक्रिया कराई है, तो ये बनाएगा सोडियम एथॉक्साइड। इसका नाम क्या है भाई, सोडियम एथॉक्साइड, इसको हम बोलते हैं सोडियम एथॉक्साइड। और ये हो गई आपकी हाइड्रोजन, ठीक है, ये हाइड्रोजन गैस बनती है, ठीक है। तो एथेनॉल क्या करता है, सोडियम के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है, सोडियम एथॉक्साइड बनाता है और इसके साथ साथ इसमें से हाइड्रोजन गैस भी निकलती है, ठीक है। और कौन से पदार्थ हैं जो, जैसे कि ऐसे कौन से पदार्थ हैं जिनके साथ जो धातुएं अभिक्रिया करके क्या बनाती है, हाइड्रोजन गैस बनाती है, ठीक है। तो ऐसे अम्लों के साथ, जैसे कि सल्फ्यूरिक एसिड होता है, ठीक है, ऐसी भी जो धातु मान के चलो धातु हैं, ऐसे कौन से पदार्थ हैं जिनके साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनती है। मान के चलो जिंक धातु की अभिक्रिया हम H2SO4 के साथ कराते हैं, ठीक है। तो H2SO4 क्या है, एक एसिड है, इसे बोलते हैं सल्फ्यूरिक एसिड। क्या बोलते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। ये इसके साथ अभिक्रिया करके क्या बनाएगा, जिंक सल्फेट बनाएगा और इसके साथ क्या बनेगी भाई, हाइड्रोजन गैस भी बाहर निकलती है। तो जिंक भी धातु है, इसी प्रकार से हम सोडियम भी ले सकते हैं। सोडियम की अभिक्रिया अगर हम H2SO4 के साथ कराते हैं तो आपका बनता है Na2SO4, ठीक है, Na2SO4 प्लस इसमें से हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है। तो हाइड्रोजन जो धातुएं होती हैं वो इस एथेनॉल के साथ अभिक्रिया करके भी हाइड्रोजन गैस निकाल सकती हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया सोडियम एथॉक्साइड का निर्माण होता है और हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है। और दूसरा क्या है, धातुएं अम्लों के साथ अभिक्रिया करके भी क्या बनाती है, हाइड्रोजन गैस बना सकती है, ठीक है। तो अभी हम पढ़ेंगे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन बनाने की विधि। एक तो होगी आपकी एथेनॉल के साथ अभिक्रिया होगी, दूसरी होती है आपकी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन बनाने की अभिक्रिया, ठीक है, ठीक है। तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के रूप में यहाँ बनते हैं एल्कीन्स बनती है। क्या बनती है भाई, एल्कीन्स, ठीक है, यानी जिसमें है इनके मध्य क्या होता है, डबल बॉन्ड होता है। मान चलो यहाँ पर हम लेते हैं एथेनॉल, लेते हैं, क्या लेते हैं भाई, एथेनॉल, CH3 CH2 OH, इसकी अभिक्रिया हम कराते हैं सांद्र सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। किसके साथ, सांद्र H2SO4 के साथ हम इसकी क्या करते हैं भाई, इसकी अभिक्रिया कराते हैं, इसको थोड़ा सा गर्म करते हैं तो ये बनता है आपका एथीन बनता है, CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस इसमें से क्या निकलता है, जल बाहर निकल जाता है, तो इसका नाम होगा एथीन। तो एथिल अल्कोहल से क्या बना, एथीन बना। एथीन क्या है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। तो इस प्रकार से हम दो प्रकार की अभिक्रियाएं एथेनॉल दर्शाता है, एक तो किसके साथ, सोडियम के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है, सोडियम एथॉक्साइड बनाता है और हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है। दूसरी होती है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन बनाने की अभिक्रिया, इसमें क्या होता है, एथिल अल्कोहल क्या करता है, सांद्र H2SO4 के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है, एथीन बनाता है और इसमें से जल बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से सल्फ्यूरिक अम्ल क्या होता है यहाँ पर, निर्जलीकारक के रूप में, यानी डिहाइड्रेशन करता है किसका, एथिल अल्कोहल का। जो सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल होता है वो डिहाइड्रेशन करता है किसका, एथिल अल्कोहल का। एथिल अल्कोहल का निर्जलीकरण करने के द्वारा, निर्जलीकरण यानी कि जल को बाहर निकालना, तो जल को इसने बाहर निकाल दिया और क्या बना, एथीन बना, एथिल अल्कोहल से एथीन। ये इसके बोलते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन बनाने की अभिक्रिया, ठीक है। अब हम देखते हैं भाई सजीवों पर अल्कोहल का क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक है, सजीवों पर अल्कोहल का क्या प्रभाव पड़ता है।
सजीव या फिर प्राणियों पर अल्कोहल का प्रभाव, एथेनॉल या अल्कोहल का प्रभाव। ठीक है, ठीक है। देखिए, जब कोई व्यक्ति अधिक मात्रा में अल्कोहल का सेवन कर लेता है तो उससे क्या होता है, उसकी जो उपापचय क्रियाएं होती हैं उसकी बाधित होती है। क्या, उसकी जो मेटाबॉलिक जो एक्टिविटीज हैं, उपापचय क्रियाएं क्या होती हैं, वह उसकी बाधित होती है, यानी कि उनमें क्या आती है भाई, वो सही ढंग से काम नहीं करती, और उसका जो CNS यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी कि केंद्रीय तंत्र का तंत्र भी सही ढंग से काम नहीं करता है। ठीक है, केंद्रीय तंत्र का तंत्र भी सही ढंग से काम नहीं करता है। इसके कारण क्या होता है, वो सही ढंग से चल नहीं पाता है, बोल नहीं पाता है। ठीक है, इससे उसके पैर भी लड़खड़ाने लगते हैं, और अधिक मात्रा में अल्कोहल पीने से उस व्यक्ति की हो सकती है भाई मृत्यु भी हो सकती है। जिससे समन्वय यानी कि उसके बॉडी के अंगों में क्या नहीं रहता है, समन्वय नहीं रहता है। ठीक है, तो इसके रूप में क्या पीता है, एथेनॉल यानी कि CH2 CH3 CH2OH, यानी ज़्यादा मात्रा में अगर कोई व्यक्ति एथेनॉल का सेवन करता है तो उसकी उपापचय क्रियाएं बाधित होती हैं, उसके शारीरिक अंगों में क्या नहीं रहता, समन्वय नहीं रहता, उसका जो केंद्रीय तंत्र का तंत्र होता है वो सही ढंग से कार्य नहीं करता है। ठीक है ना, उसके चेहरे पर क्या आ जाती है, भाव शून्यता आ जाती है, यानी कोई एक्सप्रेशन नहीं होते। ठीक है, यद्यपि व्यक्ति राहत महसूस करता है, ठीक है, और उसकी जो सोचने समझने की जो क्षमता होती है वो भी क्या होती है, प्रभावित होती है। इसके विपरीत यदि कोई व्यक्ति मेथनॉल पी लेता है, क्या पी लेता है भाई, मेथनॉल, ये तो हो गया एथेनॉल की बात। अब बोलते हैं मेथनॉल की बात। ठीक है, मेथनॉल क्या होता है, मेथनॉल एक जहरीला पदार्थ होता है। ठीक है, ये जहरीला बन जाता है हमारे यकृत में जाकर। ठीक है, जैसे किसी व्यक्ति ने क्या पी लिया, मेथनॉल पी लिया, तो मेथनॉल को हमारा जो यकृत जो होता है वो मेथेनॉल में चेंज कर देता है। ठीक है, मेथेनॉल हमारा जो यकृत होता है इसको मेथेनॉल यानी कि एल्डिहाइड में इसको चेंज करता है, जिससे हमारे यकृत की कोशिकाएं क्या होती है भाई, प्रभावित होती है, और हमारी जो चाक्षुष तंत्रिका होती है, ऑप्टिक नर्व्स यानी कि हमारी जो देखने की तंत्रिकाएं वो भी प्रभावित होती है। इससे व्यक्ति क्या होता है, अंधा भी हो सकता है। इसलिए हम कहते हैं कि मेथनॉल को पीने से व्यक्ति की आंखों की रोशनी जा सकती है, यानी वो अंधेपन का शिकार हो सकता है। ठीक है भाई, ये तो हो गया आपके मेथनॉल के बारे में। ठीक है, तो मेथनॉल क्या होता है, मेथनॉल हमारे यकृत में जाकर किसमें बदल जाता है, मेथेनॉल में। मेथेनॉल क्या होता है, एक जहरीला पदार्थ होता है जो कि हमारी यकृत कोशिकाओं को क्या करता है भाई, प्रभावित करता है। ठीक है, तो एथेनॉल और मेथनॉल कन्वर्ट हो जाता है मेथेनॉल में, और हमारी जो यकृत कोशिकाओं को प्रभावित करता है, हमारी उपापचय क्रियाएं प्रभावित होती हैं, हमारी जो चाक्षुष तंत्रिका होती है, हमारे ऑप्टिक नर्व्स वो प्रभावित होती है, जिससे व्यक्ति को सही ढंग से दिखाई नहीं देता है और व्यक्ति अंधा भी हो सकता है। और जो हमारे उद्योग वगैरह होते हैं उनमें जो अल्कोहल है, अल्कोहल की दुरुपयोग को रोकने के लिए उसमें थोड़ा सा मेथेनॉल मिला देते हैं, जिससे क्या होता है वो जहरीला हो जाता है, जिससे व्यक्ति उसको पीते नहीं, या फिर उसमें रंजक मिला देते हैं, जिसके कारण क्या हो जाता है, नीला वगैरह हो जाता है, जिससे क्या होता है वो विकृत हो जाता है। इसे बोलते हैं विकृत अल्कोहल। अब बोलते हैं ईंधन के रूप में अल्कोहल। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि प्राणियों पर या सजीवों पर या प्राणियों पर अल्कोहल का क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तुम जानते हो कोई व्यक्ति जब ज़्यादा अल्कोहल पी लेता है तो उसका प्रभाव पूरे गली मोहल्ले में भी दिखाई देता है। ठीक है, क्योंकि फिर वो उल्टी सीधी हरकतें करता है, फिर उससे वो उसके जो शारीरिक अंग हैं वो सही ढंग से समन्वय के साथ काम नहीं करते हैं, उसका सेंट्रल नर्वस सिस्टम ढीला पड़ जाता है। ठीक है, कुछ बोलता है, कुछ कहता है, कुछ सोचता है, उसकी भाव शून्यता 0 हो जाती है। अब हम पढ़ते हैं क्या कि ये एथेनॉल का ईंधन के रूप में उपयोग, ईंधन के रूप में अल्कोहल या एथेनॉल। ईंधन एंड फ्यूल्स के रूप में, ईंधन के रूप में एथेनॉल, अल्कोहल ले लो या फिर अल्कोहल इन फॉर्म्स ऑफ फ्यूल्स। ठीक है, ईंधन के रूप में अल्कोहल। ठीक है,
तो ईंधन के रूप में हम एल्कोहल का भी क्या कर सकते हैं भाई, उपयोग कर सकते हैं। जो हमारा जो गन्ना होता है वो सूर्य के प्रकाश को किसमें बदल देता है, रासायनिक ऊर्जा में बदल देता है। हमारा जो गन्ना होता है, गन्ना, ठीक है, गन्ना क्या होता है, जो सूर्य का प्रकाश होता है एच न्यू यानी कि सनलाइट होती है, उसको किसमें बदल देता है, रासायनिक ऊर्जा। किसमें, कौन सी ऊर्जा में भाई, रासायनिक ऊर्जा में इसको ये बदल देता है। गन्ने के रस का जो मोलसेस बनाने के उपयोग में इसको लाया जाता है। गन्ने के रस का उपयोग किसमें, मोलसेस यानी शीरा बनाने में। गन्ने का रस क्या होता है, गन्ने के रस से क्या बनाया जाता है, मोलसेस। गन्ने के रस से क्या बनाता है, मोलसेस, ठीक है, इसे बोलते हैं शीरा, ठीक है। और इस मोलसेस का जब किण्वन किया जाता है, मोलसेस का क्या किया जाता है, किण्वन या फर्मेंटेशन किया जाता है, तो किसका निर्माण होता है भाई, एल्कोहल का निर्माण होता है। और इस एल्कोहल का उपयोग हम पेट्रोल के साथ स्वच्छ ईंधन के रूप में कर सकते हैं, ठीक है। इस एल्कोहल का उपयोग जो तैयार, जो कुछ देशों में क्या होता है, एल्कोहल में पेट्रोल मिलाकर या पेट्रोल में एल्कोहल मिलाकर इसका हम स्वच्छ ईंधन के रूप में उपयोग कर सकते हैं। तो जो गन्ना होता है, गन्ना क्या होता है, हमारा सनलाइट होता है, सूर्य के प्रकाश को प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया के द्वारा रासायनिक ऊर्जा में बदल देता है। और गन्ने के रस से क्या बनाया जाता है, मोलसेस। और मोलसेस का जब किण्वन किया जाता है, फर्मेंटेशन किया जाता है, तो एल्कोहल का निर्माण किया जाता है। तो कुछ जो विकसित देश है उनमें टेक्नोलॉजी है, तो उनमें क्या होता है कि पेट्रोल के साथ या एल्कोहल के साथ थोड़ा सा पेट्रोल या पेट्रोल के साथ एल्कोहल मिलाकर इसका स्वच्छ ईंधन के रूप में भी उपयोग किया जा सकता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका, क्या होता है। और इसकी जो जलता है, जब ये अल्कोहल जलता है तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण होता है। किसका, कार्बन डाइऑक्साइड। जब अल्कोहल का जो भी ईंधन हो, जो भी वाहन होता है उसमें फ्यूल्स का जब ईंधन होता है, कम्बशन होता है, दहन होता है, ठीक है। इस अल्कोहल का जब वाहन के इंजन में क्या होता है, दहन होता है, तो उसके फलस्वरूप क्या अवशिष्ट पदार्थ के रूप में क्या बनता है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड और जिसमें जल का निर्माण होता है, ठीक है। आगे हम पढ़ेंगे एथेनोइक अम्ल के गुणधर्म। अब आता है एथेनोइक एसिड। अब हमने पढ़ी एथेनॉल, अब हम पढ़ेंगे एथेनोइक एसिड। क्या पढ़ेंगे भाई, एथेनोइक एसिड। एथेनोइक अम्ल, इसे हम बोलते हैं एसिटिक एसिड भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, एसिटिक एसिड भी हम इसको कहते हैं। एसिटिक अम्ल के गुणधर्म, प्रॉपर्टीज ऑफ एसिटिक एसिड या एथेनोइक अम्ल, ठीक है। तो एथेनोइक अम्ल क्या होता है भाई, ये क्या होता है, दुर्बल अम्ल होता है। क्या होता है, दुर्बल अम्ल होता है। और इसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है, इसका जो रासायनिक सूत्र होता है CH3COOH होता है, ठीक है। इसे हम बोलते हैं एसिटिक एसिड, ठीक है। और ये क्या होता है, एक दुर्बल अम्ल इसको कहा जाता है, ठीक है। ये क्या कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह से संबंधित होता है। और एसिटिक अम्ल के 3 से 4% विलयन को, एसिटिक एसिड के 3 से 4% विलयन को क्या कहा जाता है, सिरका कहा जाता है। एसिटिक एसिड का 3 से लेकर के 4% जो जलीय विलयन होता है उससे हम क्या बोलते हैं, सिरका। क्या बोलते हैं, सिरका। और सिरका का उपयोग किसमें किया जाता है, अचार या मुरब्बा वगैरह होते हैं ना, उनको संरक्षित करने के लिए, प्रिजर्व करने के लिए, प्रिजर्व यानी कि लंबे समय तक उनको चलाने के लिए, जिससे वो क्या होता है, सिरके की वजह से वो अचार या मुरब्बा खराब नहीं होता है, तो लॉन्ग टाइम तक हम उस सिरके का उपयोग कर सकते हैं, ठीक है भाई। तो इसमें इसका उपयोग किया जाता है। तो शुद्ध एथेनोइक अम्ल होता है, इसका जो गलनांक होता है, मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो क्या होता है, 290 केल्विन होता है, 290 केल्विन। कितना होता है भाई, 290 केल्विन होता है। और इसके ठंडी जलवायु में, शीत के दिनों में ये जम जाता है। तो ठंडी जलवायु होती है, अगर सर्दी बढ़ रही है तो इसे ये क्या होगा भाई, जम जाता है, इसलिए इसे बोलते हैं ग्लेशियल एसिटिक अम्ल। क्या बोलते हैं भाई, ग्लेशियल एसिटिक अम्ल, ग्लेशियल एसिटिक एसिड। इसका जो गलनांक होता है कितना होता है, 290 केल्विन होता है, यानी कि कम है, यानी गलनांक इसका क्या है, बहुत ही कम है। और जो ठंडी दिन होते हैं, ठंडे दिनों में ये क्या होता है, जम जाता है, इसे हम बोलते हैं। और ठंडा या जमा हुआ जो एसिटिक एसिड है, इसे हम बोलते हैं ग्लेशियल एसिटिक एसिड, हम इसको कहते हैं। कार्बोक्सिलिक अम्ल कहा जाने वाले यौगिकों में कार्बनिक समूह का जो लक्षणिक गुण क्या होता है, ये अम्लीय होता है। ये क्या है भाई, अम्लीय होता है। लेकिन ये खनिज अम्लों की तुलना में क्या होता है, कम अम्लीय होता है, यानी इनके दुर्बल अम्ल के रूप में ये कार्य करता है।
जो आपका जो ये होता है इस रूप में काम करता है, दुर्बल अम्ल के रूप में ये काम करता है। ठीक है, दुर्बल अम्ल के रूप में ये काम करता है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे और उसके बारे में पढ़ लिया। एथेनोइक अम्ल के जो सामान्य गुण थे इसके बारे में हमने पढ़ लिया। अब पढ़ते हैं इसकी अभिक्रिया। क्या पढ़ते हैं? एथेनोइक अम्ल की अभिक्रिया के बारे में हम पढ़ते हैं। एसिटिक अम्ल की अभिक्रिया है। एसिटिक अम्ल की अभिक्रिया है। रिएक्शंस ऑफ एसिटिक एसिड। ठीक है, एसिटिक अम्ल की अभिक्रिया। ये क्या करता है भाई? एसिटिक अम्ल एक ये अभिक्रिया होती है इसकी एस्टरीकरण। एस्टरीकरण यानी एस्टर बनाने की क्रिया। ठीक है, एस्टरीकरण अभिक्रिया। एस्टरीकरण अभिक्रिया में क्या होता है? तो एथेनॉल होता है, एथेनॉल CH3 CH2 OH प्लस एसिटिक एसिड, ये दोनों मिलकर क्या करते हैं भाई? एथेनॉल का निर्माण करते हैं। जब इनको क्या किया जाता है? अम्ल की उपस्थिति में इसको गर्म किया जाता है, ये क्या होती है? रिवर्सिबल रिएक्शन होती है। ठीक है, तो इससे क्या बनता है भाई? आपका एस्टर बनता है। क्या बनता है? CH3 CH2 और इसमें से क्या निकल जाता है? आपका H2। इसमें से क्या निकल जाता है भाई? H2। इसमें से क्या निकल जाता है? बाहर निकल जाता है। अब ये बन गया तुम्हारा एस्टर। क्या बन गया भाई? एस्टर। ठीक है, तो एस्टरीकरण की अभिक्रिया में किसका निर्माण होता है? एस्टर का निर्माण होता है। ये हो गया आपका एथेनॉल, ये हो गया आपका एसिटिक एसिड, हो गया एथेनॉल, ये हो गया आपका एसिटिक एसिड। ठीक है, एसिटिक अम्ल हो गया। ठीक है, ये दोनों मिलकर के किसका निर्माण करते हैं? एस्टर का निर्माण करते हैं। एस्टर क्या होता है? मृदु होता है। इसकी जो गंध होती है बहुत ही सॉफ्ट होती है, अच्छी होती है। तो इसका उपयोग हम किसमें करते हैं? इत्र बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है भाई, अब ये सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करके अगर हम एस्टर की अभिक्रिया, इस अभिक्रिया में जो एस्टरीकरण के द्वारा बना हुआ जो एस्टर है, अगर इसकी हम अभिक्रिया किसके साथ कराएं? सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराएं तो किसका निर्माण होता है भाई? सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराएं तो सोडियम एसीटेट का निर्माण होता है। ठीक है, क्योंकि सावनीकरण की अभिक्रिया होती है ना, सावनीकरण। तो सावन क्या होते हैं? दीर्घ श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम या पोटेशियम लवण होते हैं। तो इस अभिक्रिया को क्या किया जाता है? क्या कहा जाता है? सावनीकरण कहा जाता है। जब एस्टर की अभिक्रिया किसके साथ कराते हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराते हैं। सावनीकरण अभिक्रिया, सावनीकरण, सैपोनिफिकेशन, सैपोनिफिकेशन अभिक्रिया। ठीक है, सावनीकरण अभिक्रिया में क्या होता है? आपके जो एस्टर बना हुआ है, एस्टर यानी कि CH3 COO CH2 और CH3, इसकी अभिक्रिया का हम किसके साथ कराएं? सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराते हैं तो आपका बनता है क्या? सोडियम एसीटेट बनेगा। क्या बनेगा भाई? सोडियम एसीटेट CH3 COO Na प्लस, और क्या बनेगा आपका? CH2 CH2 आपका क्या बनेगा? एथिल अल्कोहल बन जाएगा। क्या बनेगा भाई? एथिल अल्कोहल आपका वापस से प्राप्त हो जाएगा। ये बन गया आपका सोडियम एसीटेट, इसे हम बोलते हैं सोडियम एसीटेट, और ये हो गया आपका एथिल अल्कोहल। ठीक है, ये तो आ गया सोडियम एसीटेट, ये हो गया आपका एथिल अल्कोहल। तो सावनीकरण अभिक्रिया क्या होती है? एस्टरीकरण अभिक्रिया का जस्ट उल्टा होती है। जैसे ही एस्टर की अभिक्रिया जो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराते हैं तो सोडियम एसीटेट का निर्माण होता है और इसके साथ एथिल अल्कोहल बाहर निकल जाता है। इस अभिक्रिया को बोलते हैं सैपोनिफिकेशन या सावनीकरण अभिक्रिया। सावन क्या होते हैं? सावन क्या होते हैं? कार्बन परमाणु की दीर्घ श्रृंखला के कार्बोक्सिलिक अम्लों के, ठीक है, कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम या पोटेशियम लवणों को क्या बोलते हैं? सावन कहते हैं। और ये कार्बन परमाणु की दीर्घ श्रृंखला के ये होते हैं। अब हम देखते हैं क्षार के साथ अभिक्रिया। ठीक है, क्षार के साथ अभिक्रिया। हालांकि हमने एस्टर की अभिक्रिया को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ
अभिक्रिया इसकी कराएंगे, ठीक है, एस्टर की। अब हम देखते हैं किसकी, एसिटिक एसिड की अभिक्रिया किसके साथ, क्षार के साथ अभिक्रिया, यानी NaOH के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो क्या बनता है, तो यहाँ पर क्या बनता है भाई, सोडियम एसीटेट का निर्माण होता है, CH3COO Na प्लस, इसमें से जल बाहर निकल जाता है। क्या निकल जाता है भाई, इसमें से जल बाहर निकल जाता है। जब एसिटिक एसिड की अभिक्रिया क्षार यानी कि NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराते हैं तो सोडियम एसीटेट बनता है और जल इसमें से बाहर निकल जाता है। लेकिन ऊपर वाली अभिक्रिया में हमने किसकी अभिक्रिया कराई, एस्टर की, तब सोडियम एसीटेट बना और एथिल अल्कोहल बना। लेकिन यहाँ पर हमने किसकी अभिक्रिया कराई है, कार्बोक्सिलिक एसिड यानी कि एसिटिक एसिड या एथेनोइक अम्ल की अभिक्रिया हमने किसके साथ कराई है, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, ठीक है। एसिटिक एसिड या एथेनोइक एसिड की अभिक्रिया हमने किसके साथ कराई है, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। तब जाकर के हमें क्या मिला है भाई, सोडियम एसिटेट और जल इसमें से बाहर निकला है। तो ये हो गई आपकी क्षार के साथ अभिक्रिया, ठीक है भाई, किसके साथ अभिक्रिया, क्षार के साथ अभिक्रिया। अब हम देखते हैं कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट्स के साथ अभिक्रिया। कार्बोक्सिलिक अम्लों की कार्बोनेट क्या होते हैं, Na2CO3 यानी कि क्या होता है भाई, Na2CO3, एक होता है धावन सोडा और एक होता है खाने का सोडा, ठीक है, एक होता है धावन सोडा। हम देखते हैं एथेनोइक अम्ल की अभिक्रिया किसके साथ, एथेनोइक अम्ल की अभिक्रिया किसके साथ, एक तो Na2CO3 इसे बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट, और किसके साथ, NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ। अब एक एक करके पढ़ते हैं। हम देखते हैं सोडियम कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया, यानी कि ये आपका हो गया CH3COOH, ठीक है। अब इसकी अभिक्रिया हम किसके साथ कराते हैं, Na2CO3 के साथ कराते हैं। तो हमारे यहाँ पर क्या बनता है, एक तो बनता है सोडियम एसीटेट बनता है, क्या बनता है भाई, सोडियम एसीटेट, CH3COOH प्लस CO2 बनता है और कार्बन जल इसमें से बाहर निकलती है, ठीक है। ये हो गया आपका सोडियम एसीटेट, ये कार्बन डाइऑक्साइड, ये हो गया जल, ठीक है। जब एथेनोइक अम्ल की अभिक्रिया सोडियम कार्बोनेट, ये हो गया आपका सोडियम कार्बोनेट, क्या हो गया भाई, सोडियम कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया कराते हैं, क्या बनता है, ये बनता है आपका सोडियम एसीटेट, कार्बन डाइऑक्साइड और जल इसमें से बाहर निकलता है, ठीक है। अब हम देखते हैं किसके साथ अभिक्रिया, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया, खाने का सोडा जिसे हम बोलते हैं बेकिंग सोडा, ये तो हो गया आपका धावन सोडा, वॉशिंग सोडा, ठीक है। ये होगा आपका बेकिंग सोडा, जिसको बेकरी में इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है, इसे बेकरी उद्योग में इसका उपयोग किया जाता है, जिससे हमारे जो बेकरी उत्पाद होते हैं वो फ्लफी हो जाते हैं, स्पंजी हो जाते हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसमें से क्या निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड उनमें छिद्र बना देती है, पोर्स बना देती है, जिससे क्या होते हैं बेकरी उत्पाद, बेकरी प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, फ्लफी हो जाते हैं, स्पंजी हो जाते हैं, ठीक। तो बेकिंग सोडा का जिसको खाने में उपयोग, जैसे आपने देखा होगा गांव में दाल बाटी वगैरह बनाते हैं तो बाटियों में डालने से क्या होता है, बाटियां थोड़ी सी फूल जाती हैं, तो सॉफ्ट हो जाती है, स्पंज हो जाती है, तो खाने में प्रॉब्लम नहीं आती है, ठीक है। अगला आता है आपका, अगर इसकी अभिक्रिया CH3COOH जिसे हम बोलते हैं एसिटिक एसिड या एथेनोइक अम्ल की अभिक्रिया अगर हम NaHCO3 के साथ कराएं, इसे हम बोलते हैं बेकिंग सोडा, क्या बनता है आपका CH3COOH Na प्लस CO2 प्लस H2O इसमें से बाहर निकलता है। इसमें भी यही प्रोडक्ट बनते हैं, ठीक है। लेकिन फर्क ये है, यहाँ पर हमने 2 CH3COOH लिए और यहाँ पर 2 ही सोडियम एसीटेट यहाँ पर ये बनते हैं, डिफरेंस सिर्फ इतना सा है, ठीक है भाई। तो सोडियम एसीटेट का जहाँ पर निर्माण होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और जल भी यहाँ से बाहर निकलता है। ये हो गई आपकी सोडियम कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया किसकी, एथेनोइक अम्ल की या सोडियम इसकी एसिटिक एसिड की, ठीक है। अब हम देखते हैं क्या, साबुन तथा अपमार्जन, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। हमने पढ़ा है, एक तो पढ़ा है एथेनोइक अम्ल और एक पढ़ा है हमने एथेनॉल। एथेनॉल पहले पढ़ा था, एथेनोइक अम्ल अब पढ़ा। तो एथेनॉल और एथेनोइक अम्ल क्या होते हैं, दो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है, कार्बनिक यौगिक हैं, जिनका इंडस्ट्रीज वगैरह में या डेली लाइफ में इनका ज़्यादा उपयोग किया जाता है। तो हमने पढ़ा इनके सामान्य जानकारी,
इनकी अभिक्रियाएं, इनके रासायनिक गुणधर्मों के बारे में हमने पढ़ा। कहाँ इनका उपयोग किया जाता है, कैसे कैसे किस चीज से अभिक्रिया करके क्या क्या बनाते हैं। हम पढ़ते हैं साबुन एवं अपमार्जकों के बारे में। इसके बारे में भाई, साबुन और अपमार्जकों के बारे में, ठीक है। देखिए भाई, साबुन और अपमार्जक क्या होते हैं। साबुन तुम जानते हो जो वॉशिंग सोडा होता है, जिसमें किसका उपयोग किया जाता है। साबुन क्या होते हैं, कार्बोक्सिलिक अम्लों के क्या होते हैं भाई, वो कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम या पोटेशियम लवणों को हम क्या बोलते हैं, साबुन कहते हैं। और इन साबुनों का निर्माण जिस अभिक्रिया के द्वारा होता है उसे हम बोलते हैं साबुनीकरण अभिक्रिया। क्या बोलते हैं भाई, साबुनीकरण अभिक्रिया हम इसको कहते हैं, ठीक है। पहले पढ़ेंगे साबुन के बारे में, साबुन के बारे में, ठीक है। साबुन, सोप, इनका निर्माण किस अभिक्रिया के द्वारा होता है, साबुनीकरण अभिक्रिया के द्वारा इनका निर्माण होता है, सैपोनिफिकेशन, ठीक है। और ये होते क्या हैं, सोडियम और पोटेशियम लवणों के क्या होते हैं, कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम और पोटेशियम लवण होते हैं। और ये दीर्घ श्रृंखला वाले होते हैं, ठीक है। दीर्घ श्रृंखला वाले क्या होते हैं भाई, कार्बनिक यौगिक होते हैं। देखिए साबुन क्या होता है, उसमें दो सिरे होते हैं। क्या होते हैं, दो सिरे होते हैं। एक तो होता है ध्रुवीय सिरा, एक होता है अध्रुवीय सिरा। ये मान के चलो कोई यहाँ पर गंदगी या तेल, क्या ऑयल की बूंद है, ठीक है, ठीक है। ये तो होता हुआ है आपका इधर की तरफ होता है जल की तरफ, ये तो हो गया आपका जल रागी सिरा, जो जल की तरफ होता है हाइड्रोफिलिक, और नीचे ये वाला होता है हाइड्रोकार्बन वाला भाग। ये जो श्रृंखला सी बनी है इसको बोलते हैं हाइड्रोकार्बन वाला भाग, ठीक है। हाइड्रोकार्बन वाला ये भाग होता है जो कि क्या होता है, जल विरागी, यानी कि ये जल से दूर होता है, ठीक है। हाइड्रोफोबिक होता है, एक होता है हाइड्रोफिलिक जिसे बोलते हैं जल विरागी, एक होता है हाइड्रोफोबिक यानी कि जल विरागी होता है। जैसे क्या होता है, कोई इस क्रियाकलाप में क्या होता है, साबुन में सफाई के जो प्रभाव का पता चलता है। अधिकांश जो तैलीय होते हैं, अधिकांश जो गंदगी होती है वो क्या होती है, ऑयल वगैरह होती है, ठीक है। ऑयल वगैरह होती है तो हम जानते हैं कि तेल पानी में अघुलनशील होता है। क्या होता है भाई, तेल जो होता है वो पानी में अघुलनशील होता है। साबुन के अणु क्या होते हैं, लंबी श्रृंखला वाले होते हैं। जैसे ही बोला है मैंने, लंबी श्रृंखला वाले होते हैं। जब ये साबुन तेल के संपर्क में आते हैं तो हाइड्रोकार्बन वाला सिरा जो तेल की तरफ होता है, ठीक है, क्योंकि तेल क्या है, कार्बनिक पदार्थ है, हाइड्रोकार्बन वाला। इन कार्बनिक पदार्थ कार्बनिक पदार्थों में क्या होते हैं, घुलनशील होते हैं। इसका जो जल विरागी सिरा है वो तेल की जो गंदगी है उसकी तरफ होता है, और जो जल रागी है वो जल की तरफ होता है, बाहर की तरफ होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या बनती है भाई, जब साबुन का जो आयनिक भाग होता है जल से कार्बनिक तेल से पारस्परिक क्रिया करती है, ठीक है। ये कार्बनिक जो भाग होता है, पूंछ वाला भाग जो है, अभी पूंछ जैसी दिख रही है, ये क्या होता है, कार्बनिक भाग होता है। और ये भी तेल क्या है, ऑयली पदार्थ है, ये भी कार्बनिक भाग है। तो ये क्या करते हैं, इससे अभिक्रिया करते हैं, और अभिक्रिया करके क्या करते हैं, इसको, ये होता है ध्रुवीय शिला, ठीक है, जो जल की तरफ होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या होता है, ये जो भी कपड़ा वगैरह है पानी में घुल करके क्या करते हैं, उस गंदगी को उस कपड़े से बाहर खींच लेते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, समान समान ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, और एक कोलेरिक पार्टिकल्स का निर्माण होता है, कोलेरिक कणों का निर्माण होता है, जिससे क्या होता है, ये गंदगी क्या हो जाती है, दूर हो जाती है और बाहर की ओर आ जाती है, ठीक है भाई। इससे एक एमल्सन बनता है, और इस प्रकार साबुन का मिश्रण जो पानी को क्या होता है, मिश्रण जो होता है मैल को पानी से बाहर निकालने में क्या होता है भाई, सहायक होता है, ठीक है।
ये इस प्रकार की स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, मिसाइल बोलते हैं। क्या होता है, ये क्या हो गया, मिसाइल अणु हो गया। क्या हो गया, मिसाइल अणु, मिसाइल। ठीक है, जैसे ये मिसाइल अणु क्या होता है, जैसे इमल्सन बनता है, एक इमल्सन बन गया यानी कि घोल बन गया। ठीक है, गंदगी का क्या बन गया, घोल। इसमें साबुन के साथ एक क्या बन गया, घोल बन गया। इसमें क्या होता है, इस प्रकार का पदार्थ, ये वाला कहलाता है जलविरागी, ये वाला कहलाता है जलविरागी, और ये सब मिलकर के मिसाइल अणु का निर्माण करते हैं। ठीक है, और ये जमता क्यों नहीं है, क्योंकि इसके जो समान आवेश क्या करता है, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करता है, इसलिए क्या करता है, ये गंदगी उससे पानी की जो नीचे अवक्षेपित नहीं होती है, जिससे क्या होता है, ये पानी में से जो कपड़ा है उसमें से ये मैल बाहर आ जाता है। इस प्रकार से आपकी ये साबुन की क्रिया होती है। ठीक है भाई, और इसमें कॉलोनिक कणों का क्या होता है, निर्माण। अब हम देखते हैं डिटर्जेंट। क्या देखते हैं भाई, डिटर्जेंट। क्या देखते हैं, डिटर्जेंट क्या होते हैं भाई, अपमार्जक। ये तो हो गई साबुन, जहाँ पर साबुन काम नहीं आते वहां पर क्या होते हैं, डिटर्जेंट काम आते हैं। ठीक है भाई, देखो भाई, एक जो साबुन जो गंदगी हटाने की प्रक्रिया है, इसको हम एक ऐसे भी समझ सकते हैं। ठीक है, ये कोई क्या है, कपड़ा है, इस पर क्या है, कोई गंदगी लगी हुई है। ठीक है, ठीक है, यह है आपके साबुन के अणु। ठीक है, किसके अणु, साबुन के अणु। ऊपर वाला भाग है आपका जल रागी, नीचे वाला भाग क्या है, जल विरागी। ठीक है, ये विरागी है, जल से विराग करता है, यानी कि दूर रखता है। ऐसे इसके दूसरा, जैसे इसके पास आएंगे और ये क्या होते हैं, पास आने लगते हैं। ठीक है, और धीरे धीरे क्या होते हैं, और इससे क्या आते हैं, ज्यादा इससे चिपक जाते हैं। ठीक है, और फिर क्या होते हैं, लास्ट में ये क्या करते हैं भाई, इस गंदगी को हटा देते हैं। ठीक है, इस कपड़े से इसने क्या कर दिया, गंदगी को हटा दिया। ठीक है, ऊपर वाला भाग हो गया जल रागी और नीचे वाला भाग क्या होता है, जल विरागी। इस प्रकार से आपकी जो साबुन होता है वो गंदगी को हटाने का काम करता है। ठीक है, धीरे धीरे इसके संपर्क में आते हैं। हाइड्रोकार्बन वाला भाग होता है, उस तेल की बूंद है, जो भी गंदगी है, जो गंदगी होती है वास्तव में होता है कि ऑयली पदार्थ होते हैं, जो ऑयली पदार्थ होते हैं वो हमारे कपड़ों से चिपक जाते हैं। तो क्या होता है, जो हाइड्रोकार्बन वाला भाग है, पूंछ वाला भाग जो है, वो इस ऑयल के संपर्क में आता है। जो जल रागी भाग होता है, जो जल से अटैच होता है, वो क्या होता है, इसके बाहर की तरफ होता है। धीरे धीरे क्या होते हैं, ये साबुन के अणु जल के साथ मिलकर इस गंदगी के चारों ओर इकट्ठा हो जाते हैं, और एक कंडीशन ऐसी आती है जिसमें से गंदगी को बाहर खींच करके निकाल देते हैं। ये तो हो गया आपकी साबुन की क्रिया। और ये क्या होती है, इमल्सन बनता है। इमल्सन के रूप में एक मिसाइल अणु का निर्माण होता है, जिससे मिसाइल बनने से क्या होता है, गंदगी की क्रिया, गंदगी बाहर निकल जाती है, जिससे क्या होता है, कपड़ा वाइट हो जाता है, साफ हो जाता है, स्वच्छ हो जाता है। ठीक है, अगला आता है आपका क्या, अपमार्जक, डिटर्जेंट। जहाँ पर भाई साबुन काम नहीं आते वहाँ पर क्या काम आते हैं, अपमार्जक काम आते हैं। क्या काम आते हैं, अपमार्जक, जिन्हें बोलते हैं डिटर्जेंट। डिटर्जेंट क्या होते हैं, लंबी कार्बन श्रृंखला वाले कार्बनिक अणु होते हैं। ठीक है, अपमार्जक। देखिए, साबुन जो होता है आपका, वो मृदु जल में, आपको जो साबुन होता है वो मृदु जल यानी सॉफ्ट जल में क्या देता है भाई, झाग देता है। ठीक है, आपने देखा होगा खारे पानी में अगर आपने साबुन लगाया होगा तो क्या होता है, वो उसमें से वो जम जाता है बॉडी पर। ठीक है, सही तरीके से वो घुल नहीं पाता, तो हमारी बॉडी पर सब पदार्थ जम जाता है, तो क्या होता है, अवक्षेप बन जाता है। ठीक है, इस अवक्षेप से बचने के लिए हम साबुन की जगह पर किसका प्रयोग करते हैं, डिटर्जेंट्स का प्रयोग करते हैं। क्योंकि जो खारा जल होता है, कठोर जल होता है, कठोर जल यानी कि खारा जल, और कठोर जल या खारा जल होता है, उसमें क्या होते हैं, कैल्शियम और मैग्नीशियम की अशुद्धियाँ पाई जाती हैं, जिनके कारण क्या होता है, वो खारा होता है। और ये साबुन के साथ अभिक्रिया करके एक अवक्षेप बनाते हैं। ठीक है, जो कि जल में क्या होता है, अघुलनशील होता है। कैसा होता है भाई, अघुलनशील होता है। साबुन के साथ मिलकर के अवक्षेप बनाते हैं। ठीक है, और ये जो अवक्षेप बनता है वो अघुलनशील होता है किसमें, जल में। ठीक है,
इससे क्या होता है, साबुन सही तरीके से झाग नहीं देता या फिर ज़्यादा साबुन हमें लगाने की आवश्यकता पड़ती है। इसके विपरीत यदि हम डिटर्जेंट का उपयोग करें तो क्या होते हैं, डिटर्जेंट क्या होते हैं, डिटर्जेंट क्या होता है, अमोनियम एवं सल्फोनिक अम्लों के क्या होते हैं, लवण होते हैं। डिटर्जेंट क्या होते हैं, अपमार्जक क्या होते हैं, लंबी श्रृंखला वाले सल्फोनिक लवण होते हैं या लंबी श्रृंखला वाले अमोनियम लवण होते हैं। डिटर्जेंट क्या होते हैं, सल्फोनिक लवण, सल्फोनिक लवण, ठीक है, सल्फोनिक लवण होते हैं या अमोनियम लवण होते हैं। क्या होते हैं, अमोनियम लवण, ठीक है। और जो जल है, खारा जल है, क्या, कौन सा जल, जो कठोर जल है या खारा जल है, उसमें जो कैल्शियम और मैग्नीशियम की अशुद्धियाँ पाई जाती हैं, ठीक है। और ये कैल्शियम और मैग्नीशियम की अशुद्धियाँ इन सल्फोनिक लवणों के साथ अभिक्रिया करके कैल्शियम और मैग्नीशियम की अशुद्धियाँ पाई जाती हैं, जो सल्फोनिक लवण है या अमोनियम लवण, ठीक है, इनके साथ अभिक्रिया करके घुलनशील पदार्थ का निर्माण करती है, ठीक है। कैल्शियम या मैग्नीशियम आयनों के साथ ये क्या होते हैं, अघुलनशील नहीं होते हैं, यानी कि अघुलनशील पदार्थ नहीं बनाते, ठीक है, अघुलनशील पदार्थ नहीं बनता है। और जब अघुलनशील पदार्थ नहीं बनेगा तो इसका अवक्षेपण प्रेसिपिटेशन भी नहीं होगा, जिससे क्या होगा, जो भी कोई गंदगी है या कोई भी हम जिस चीज़ को साफ कर रहे हैं वो क्या हो जाएगी, वो साफ हो जाएगी। इसलिए जहाँ पर डिटर्जेंट काम में लिए जाते हैं, कहाँ पर काम में लिए जाते हैं, जो डिटर्जेंट होते हैं आपके सॉफ्ट जल, मृदु जल और कठोर जल दोनों में ये आसानी से कपड़ों को साफ करने में सहायक होते हैं। जबकि जो साबुन होते हैं वो केवल मृदु जल में क्या देते हैं, झाग देते हैं, जबकि जो डिटर्जेंट होते हैं वो कठोर जल और मृदु जल दोनों में झाग देते हैं और अपनी क्रिया को आसानी से कर देते हैं, क्योंकि इनके जो लवण होते हैं सल्फोनिक और अमोनियम लवण होते हैं, और जो कैल्शियम और मैग्नीशियम की अशुद्धियों के साथ अभिक्रिया करके अघुलनशील पदार्थ नहीं बनाते हैं, जबकि साबुन अघुलनशील पदार्थ बनाते हैं जिससे साबुन जम जाते हैं, और जबकि जो डिटर्जेंट है वो जमते नहीं हैं, जिससे ये स्वच्छता की क्रिया आसानी से कर सकते हैं, ठीक है, क्लीनिंग की क्रिया आसानी से कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका डिफरेंस बिटवीन सोप एंड डिटर्जेंट। तो इसी के साथ आपका ये चैप्टर कंप्लीट हुआ, ठीक है। ये आपका यहाँ पर 5 क्लासेज में आपका जो कार्बन और उसके यौगिक हैं, और कार्बन एंड इट्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है, ये क्या हुआ भाई, कंप्लीट हुआ। और एक चैप्टर क्या है आपकी जो किसी भी कंपटीशन में आ रहा है, ये रीट जो है, रीट जो 3rd ग्रेड का जो पेपर लगेगा उसमें क्या है, 2nd लेवल में ये टॉपिक दे रखा है। साइंस में 2nd लेवल में जो पेपर देंगे ना, लेवल 2nd में ये साइंस का टॉपिक दे रखा है। तो जो भी बच्चे, जो भी स्टूडेंट्स रीट में जो पास हो चुके हैं, जो 3rd ग्रेड लेवल 2nd की तैयारी कर रहे हैं, वो भी इस क्लास को देख सकते हैं, उनके लिए भी उपयोगी क्लास सिद्ध हो सकती है। तो इसी के लिए आज का सेशन यहीं पर स्टार्ट करते हैं। तो सभी को टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट, ठीक है।